15 साल से तो नगर निगम कांग्रेस के हवाले था, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। अब नए सेटअप में नए विचारधारा के साथ, नए जोश खरोश और नए विजन के साथ माननीय महापौर मीनल चौबे जी के नेतृत्व में हम सब कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में विधायक हैं राजेश मूणत जी, कैसा है आपका संबंध उनके साथ? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अपराधियों में प्रशासन और पुलिस का खौफ होना चाहिए। कानून व्यवस्था निश्चित तौर पे पुलिस के इकबाल पे चलती है। अगर ये संदेश चला जाए कि प्रशासन ढीला है, पुलिस व्यवस्था ढीली है, तो अपराधियों को बल मिलता है। लोग कहते हैं रायपुर में काफ़ी चर्चा था पिछले विधानसभा चुनाव में, आशु चंद्रवंशी भी विधायक पद के दावेदारी कर रहे थे, जिसके चलते राजेश मूणत जी के साथ अनबन आपकी हुई है। और लोगों में चर्चा ये है इसी कारण आपको MIC नहीं बनाया गया, क्योंकि उनकी खास समर्थक मीनल चौबे जी मेयर बनी है। इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये जो विधायक हो, चाहे पार्षद हो, सांसद हो, कोई भी है, वो संगठन के द्वारा नाम जाता है और उसके द्वारा ही प्रत्याशियों का चयन होता है। वार्ड में विकास के अभी तक जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हों, कौन कौन से हुए, और आपके कामकाज 6 महीना हो चुके हैं लगभग नगर निगम में, थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती। अधिकार के तहत जो हमको उस समय फंड मिलता था, तो जो वार्ड की समस्याएं थी उसका निराकरण किए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मूणत जी आपके आइडियल नहीं है क्या? न्यूज 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 आज वार्ड क्रमांक 40 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड पार्षद श्री आशु चंद्रवंशी जी से हम रूबरू होने आए हैं कि अभी तक नगर निगम में 6 माह हो चुके हैं, कैसे काम चल रहा है और उनकी वार्ड में दखलंदाजी, विकास के काम कौन कौन से हो रहे हैं, ये जानेंगे। सबसे पहले आशु भाई, न्यूज 72 में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिबंधु भैया। और थोड़ा निश्चित रूप से आपका जो चैनल है वो जनता की आवाज़ है, हम सब देखते हैं और ईश्वर की कृपा है, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा है। आप ऐसी जनता की सेवा में, पत्रकारिता जो आपने माध्यम चुना है उसके हिसाब लगे रहे। आप थोड़ा बताएं, आपके वार्ड में आपका परिवार ही काफी लंबे समय से सेवा दे रहा है, वार्ड में विकास के अभी तक जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हों, कौन कौन से हुए, और आपके कामकाज 6 महीना हो चुके हैं लगभग नगर निगम में, थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती है। देखिए, अभी 6 महीने से वार्ड के जनता के आशीर्वाद से मैं पार्षद के दायित्व में हूँ। पूर्व में भी जो पुराना 5 साल मेरे यहाँ की बहू मधु चंद्रवंशी इस वार्ड का दायित्व निभा रही थी और साथ में परिवार के सदस्य होने के नाते और राजनीतिक फील्ड से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी जिले का उपाध्यक्ष हूँ। विगत 6 वर्षों से भाजपा रायपुर शहर जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। तो संगठन की दृष्टि से और चाहे यह प्रतिनिधि पार्षद के रूप में जनसेवक की दृष्टि से लगातार जनता की सेवा करना ही हमारा मूल मंत्र है। हम राजनीति में भी आते हैं तो उसमें भी उपदेश यही है कि राजनीति के माध्यम से जो जनता आशीर्वाद देती है वो जनता को ही सेवा करके लौटाना है। अब भारती की सेवा में हम सब लगे हुए हैं। 5 साल विपक्ष का कार्यकाल था, हम विपक्ष में थे, पार्षद का दायित्व था। विपक्ष के जो कार्यकाल के दौरान जैसा अवसर मिला, जो हमारे अधिकार के तहत जो हमको उस समय फंड मिलता था, तो जो वार्ड की समस्याएं थी उसका निराकरण किए। हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि विगत 5 वर्षों में जो मैंने एक PSC हॉस्पिटल खुलवाया था, उसी समय कोरोना काल था। कोरोना काल के जिस समय हॉस्पिटल खोला गया उसके लिए हमको बिल्डिंग की व्यवस्था करनी थी। सेटअप तो माननीय हमारे जो पूर्व उस समय विधायक थे राजेश मूणत जी मंत्री थे, उन्होंने DD नगर वार्ड के लिए हॉस्पिटल सेंक्शन किया था, लेकिन वो सेटअप पंडरी में कहीं अटैच था। तो मैंने यहाँ बिल्डिंग उपलब्ध करा के एक पुरानी पानी टंकी में हॉस्पिटल को DD नगर में खुलवाया। और भगवान की ऐसी कृपा थी कि हॉस्पिटल खुला है तब पता नहीं था, पर 2 महीना बाद कोरोना आया। उस हॉस्पिटल के माध्यम से इतने लोगों की सेवा हुई, करीब करीब 30 से 40 हज़ार लोगों को टीके लगे कोरोना के, साथ ही साथ कोरोना के टेस्ट की सुविधा, और आसपास के क्षेत्रों के लिए वो हॉस्पिटल जीवनदायिनी प्राणदायिनी साबित हुआ। ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे वो अवसर मिला। और उसी समय हमारे DD नगर वार्ड का जो राशन दुकान है वो मोहबा बाजार में अटैच था, तो मैंने उस राशन दुकान के लिए भी बिल्डिंग उपलब्ध करा के
डीडी नगर में खुलवाया था कोरोना काल में। उस समय वो राशन दुकान भी मेरे लिए सेवा का बड़ा माध्यम बना, गरीबों को चावल मिला। ऐसा भगवान ने अवसर दिया और सेवा करने का उसमें अभी सफल हुए हैं। अभी पुनः अब हमारी सरकार आई है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। 6 महीना पार्षद के दायित्व का हुआ, महापौर जी लगातार प्रयास कर रही हैं। इतने दिनों की 15 साल से तो नगर निगम कांग्रेस के हवाले था, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। अब नए सेटअप में, नए विचारधारा के साथ, नए जोश खरोश और नए विजन के साथ माननीय महापौर मीनल चौबे जी के नेतृत्व में हम सब कार्य कर रहे हैं और समय समय कार्य गति पकड़ रहा है, जो आपको नजर आने लगा है और आगे नजर आने लगेगा। एक बहुत बड़ा रायपुर शहर का मुद्दा है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज के पीछे साइड में चौपाटी को लेकर काफी लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी खत्म होती है, स्कूल उसके ऊपर चढ़े। तो कल मेयर साहब भी दौरे में थे वहां पर, और आप लोग भी थे, एमआईसी के जो आप एक वरिष्ठ जिले के भी पदाधिकारी हैं और पार्षद भी हैं। वहां पर मेयर साहब कह रही हैं कि हमने तो निरस्त करने का वो कह दिया, लेकिन जब समाचार पत्र में कुछ छपा है कि हम गंदगी देखने आए थे, गंदगी पाई गई है। ये कैसा दोहरी बात हो रही है? समाचार तो मैंने पत्र पढ़ा नहीं है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है और जो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को, मेयर मैडम के कार्य पद्धति को और हमारे माननीय विधायक राजेश मूणत जी की कार्य पद्धति को जानता हूँ, सार्वजनिक जगह, शिक्षा संस्थान, उद्यान या जहाँ हमारे जीवन शैली में जिस जगह को सुकून के लिए, शिक्षा के लिए तय किया गया है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या उद्यान हो, ऐसी जगह में चौपाटी नहीं खोलना। ये हमारे सरकार के माननीय मेयर मैडम का, माननीय विधायक राजेश मूणत जी का स्पष्ट मत है। और आपको विदित है, हमने यहाँ पे बड़ा आंदोलन किया साइंस कॉलेज में चौपाटी हटाने के लिए। तो ये जो चौपाटी का आदेश है, जो मेरी जानकारी है, पूर्व सरकार के समय का आदेश है। उस समय उन्होंने कैसे उसको सेंशन कराया है, लेकिन मेयर मैडम का स्पष्ट मत है कि उद्यान में, और वहाँ पे तो सर रायपुर का सबसे प्रतिष्ठित अपने गर्ल्स स्कूल है, दानी स्कूल, वहाँ ऐसी व्यवस्था का वो शुरू से विरोध कर रही है। कल जो उनको जानकारी मिली कि वहाँ कुछ दुकानें खुल गई हैं, उन्होंने तत्काल वहाँ जाकर सील कराया। और ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी पैदा हो रही है कि इसने बोला या उसने बोला, ये अधिकारियों के जो अपने हित होते हैं, ये अधिकारी उसको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है, माननीय मेयर मैडम उसको ठीक करेंगी और चौपाटी वहाँ नहीं खुलना है तो नहीं खुलेगा, ये तय है। एक और है, कानून व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है। आए दिन समाचार पत्र में आप देख रहे हैं, रायपुर शहर के 3 लोगों का ट्रिपल मर्डर अभी थमा ही नहीं है। रोज कोई ना कोई चाकूबाजी हो रही है, चैन स्केचिंग हो रही है, हर जगह हर वार्ड में लड़ाई झगड़े, खून खच्चर। ये कैसी कानून व्यवस्था है, थोड़ा बताएं। देखिए, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है, यही यही भाजपा के लोग कहा करते थे, कांग्रेस इसे ये पूरा खोदापुर हो गया है, चाकूपुर हो गया है, कहा करते थे। निश्चित रूप से। लेकिन आज वही जस के तस है कानून व्यवस्था। नहीं, कहाँ परेशानी मैं आ रही है? आपकी बात से सहमत हूँ कि अपराधियों में प्रशासन और पुलिस का खौफ होना चाहिए। कानून व्यवस्था निश्चित तौर पे पुलिस के इकबाल पे चलती है। अगर ये संदेश चला जाए कि प्रशासन ढीला है, पुलिस व्यवस्था ढीली है, तो अपराधियों को बल मिलता है और उनके हौसले बुलंद होते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को पूर्णतः, पूरी तरह से इसमें सख्ती बरतनी चाहिए। किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जगह, ये आपने जो बोला कि ऐसे समाचार हम भी पढ़ रहे हैं कि यहाँ मर्डर हो रहा है, वहाँ हत्या हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ जगह कोशिश भी कर रहा है, जैसे ये तोमर बंधु वाला मामला था, जिन्होंने पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 300 लोगों के ऊपर अपराध दर्ज हुए हैं, FIR दर्ज हो रहे हैं, जो है पकड़ रहे हैं। लेकिन इसमें अभी भी कमी है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। इसलिए विगत दिनों कैबिनेट में एक आयुक्त कमिश्नरी प्रणाली का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें कमिश्नर को सारे अधिकार कानून व्यवस्था की दृष्टि से दिए जा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भय मुक्त जहाँ पे जनता रहे, जनता के अंदर विश्वास पैदा हो कि हमारे 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 हित सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, ऐसा सरकार देने का विष्णु सुशासन का ये संकल्प है।
वर्तमान में कहीं कमी दिख रही है तो उसको जल्द से जल्द हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, और पूरा यहाँ के स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, ये सब मिलकर इसको ठीक करेंगे और निश्चित रूप से आपको कुछ दिनों में इसमें बदलाव दिखने लगेगा। और जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा की ये सरकार है। व्यवस्था में थोड़ी कमी प्रशासनिक दिख रही है, लेकिन नीयत में हमारे कमी नहीं है। हम जरूर यहाँ पे भयमुक्त सरकार का वादा कर रहे हैं और वो जरूर पूरा होगा। 3 महीने हो गए, तुमर बंधु की आप बात की है, फरारी है, काट रहे हैं लोगों के बीच में। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए पुलिस आगे पीछे खींच रही है अपनी हाथ गिरफ्तार करने से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सरकार संरक्षण दे रही है, जनता के बीच ये धारणा बन रही है तो गलत है, इसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन जो कानून सम्मत, जो संविधान के तहत जो प्रक्रियाएं हैं कि उनके अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक फरार है, चेतावनी देने के बाद भी आ नहीं रहा है, उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया, पूरे परिवार के जो भी यहाँ मौजूद हैं सबको चेतावनी दी गई, हिरासत में भी लिया गया है, उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। तो कानून सम्मत जो अधिकार हैं पुलिस के पास, प्रशासन के पास, उसका पालन किया जा रहा है। फिर भी तोमर बंधुओं का 3-3 महीने तक ये फरार रहना और न पकड़ा जाना चिंता का विषय है। इस पे जरूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर आए दिन रविवार के दिन में ये ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना करते हैं, उसको आपके जो अनुवांशिक संस्थाएं हैं, बजरंग दल है और भी लोग हैं, पिछले दिनों कोटा में ही ऐसा उनके जब प्रार्थना कर रहे थे तो जाकर के धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण को लेके आशु चंद्रवंशी क्या कहें? प्रार्थना, पूजा पद्धति सबका मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन प्रार्थना के आड़ में, प्रार्थना अगर किसी चर्च में हो रहा है, कहीं कोई उसमें समस्या नहीं है, प्रार्थना किया जाना चाहिए। चर्च प्रार्थना करने की जगह है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, और हमारे जो मंदिर है वो हमारे पूजा पद्धति की जगह है। लेकिन किसी के घर में कोई प्रार्थना सभा अगर आयोजित की जा रही है और उसमें दूसरे धर्म के दो लोग नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो धर्मांतरण की प्रक्रिया का एक स्टेप दिखता है। तो स्वाभाविक रूप से जागरूक सनातनी समाज उसका विरोध करेगा, उसका पूछताछ करेगा। अगर हम वहाँ पे पूछने गए हैं कि यहाँ हो क्या रहा है या उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो उस समय जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो अपना उग्रता प्रदर्शित करें, उसके ऊपर गाली गलौज करें, हमला करने की कोशिश करें, तो दूसरा पक्ष भी कैसे चुप बैठेगा। प्रार्थना आप अपने चर्च में करिए, आपके लिए वो चर्च वो जगह बनाई गई है। चर्च की कमी है तो और बना ले, सबको चर्च और मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा सब बनाने का अधिकार है। आप घर घर में चर्च बनाएंगे क्या? हम इसका विरोध करते हैं। और उस जगह में अगर दूसरे धर्म को आप बुला रहे हैं, पैसे की आड़ में उनको आप कन्वर्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका विरोध है, रहेगा और पुरजोर विरोध होगा। आशु भाई, अभी 2 दिन पहले प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि बिना हेलमेट पहने पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हेलमेट पहनना आपके स्वयं की जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप किसी के पति रहते हैं, छोटे बच्चों के पिता रहते हैं। उस जिम्मेदारीवश अगर आपको हेलमेट पहनने का आदेश हुआ है तो उसका पालन करना चाहिए। चूँकि जनता लापरवाही बरतती है और उसका पालन नहीं करती, तो निश्चित तौर पर जो दुर्घटनाओं की आज स्थिति है, भारत देश में इतने ज़्यादा दुर्घटनाओं का रेट है, सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, सरकार इसको लेके चिंतित है। तो थोड़ा-सा ये सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है कि आप आदत में आपके शामिल हो जाए, नहीं तो पेट्रोल तो सरकार को देना ही है, वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लिए ही पेट्रोल बना है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप हेलमेट पहनने की आदत डालिए, और अगर ये आदत डल जाए तो ये नियम ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। 1.5 साल लगभग हो चुके हैं विष्णु सरकार प्रदेश में काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार, देश में मोदी की सरकार है और यहाँ विष्णु सरकार है। इनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 12वां वर्ष चल रहा है, और मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ आकलन करने के लिए, मेरी जो इतनी दृष्टि जाती है उसी हिसाब से मैं उनका आकलन करूँगा। लेकिन असंख्य कार्य देश विदेश से लेके जिन्होंने मोदी जी ने, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो
संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन आईटी सेक्टर का क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मोदी जी ने नई योजना लाके और साथ ही साथ गरीबों को अन्न देने का कार्य हो, चाहे जन धन खाता खुलने के माध्यम से महिलाओं को उन्नत, उनको अधिकार पूर्वक बनाने का, भ्रष्टाचार को कम करने का, ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये मोदी जी की कल्पना है कि इतने सारा जन धन खाता के माध्यम से, चाहे स्वच्छता की बात हो, शौचालय घर घर बनाने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो। आज कल्पना से बाहर था, इतने मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, जिसके माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का कार्य मोदी जी ने किया हो। धरती से लेके आकाश तक ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जहाँ पे उन्होंने चंद्रमा में चंद्रयान भेजा, कोई भी ऐसा काम। सबसे बड़ी बात मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में है, उनकी नीयत विकासवादी है, राष्ट्रवादी है, विकसित भारत की एक कल्पना है 2047 तक, उस ओर जो लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने का प्रयास है, ये मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर हम ऐसा मान रहे हैं, ये हमारा विश्वास है, प्रबल विश्वास है कि 2047 तक भारत विकसित और विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा और हम सब इसको होते हुए देखेंगे। 1.5 साल में विष्णु सरकार के कुछ कामकाज बताएं, क्या काम हो रहा है विष्णु सरकार के द्वारा? देखिए, 5 साल भूपेश बघेल की जो सरकार थी, अगर उससे तुलना की जाए तो 1.5 साल में विष्णुदेव जी के सुशासन सरकार ने इतने कार्य कर दिए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमने जो कहा मोदी की गारंटी में कि हम महिलाओं को 1000 रुपया महीना देंगे, 12,000 रुपये साल का देंगे, उनका उन्होंने पालन किया। लगातार महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। आज आप देखिए बाजार में खुशहाली दिख रही है। अभी तीजा पोरा हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महिलाओं का त्यौहार, कैसे वो खुशी खुशी तीजा पोरा मना रहे हैं। किसानों को उन्होंने बोनस का वादा किया, पूर्व में जो भूपेश सरकार नहीं दिए थे वो बोनस तत्काल उन्होंने दिया। साथ ही साथ अभी किसानों को जो उन्होंने धान का रेट है तत्काल एक मुश्त बोनस देने का काम विष्णुदेव की सहाय की सरकार ने किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, सुशासन चल रहा है। यहाँ आप छत्तीसगढ़ की जनता को ये विश्वास है कि एक ऐसी सरकार आई है जो जनता की संवेदनाओं से सरोकार रखती है, जो जनता की बातों को समझती है और एक भ्रष्टाचार मुक्त। आप पुराने भूपेश जी की सरकार की कल्पना, हम इस 1.5 साल बाद क्या बात कर रहे थे? कोरोना आया था, कोरोना में आपदा में वो अवसर ढूंढ रहे थे, कोरोना में भ्रष्टाचार कर रहे थे, कोरोना में शराब की, अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। ये अब 1.5 साल अगर उधर के और इधर के तुलना करो तो आपको साफ अंतर नजर आने लगेगा। अब विष्णुदेव की सरकार अपने मोदी की गारंटी के इरादों को उसका अपने कार्य करने का मूल मंत्र मानकर सरकार बस्तर से लेकर सरगुजा तक और पूरे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में शानदार तरीके से कार्य कर रही है। और हमारा ऐसा विश्वास है कि अभी तो 3.5 साल और बचे हैं, ऐसे विकासवादी और संवेदनशील सरकार विष्णुदेव की सरकार रहेगी और जनता को विष्णु सरकार के में मोदी के गारंटी के सारे वादे पूरे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप भाजपा के काफी बड़े नेता हैं रायपुर के, और आपके देश के नेता नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बार बार लगा रहे हैं। हर चैनल में यही बात कहा जा रहा है कि वोट चोरी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? मैं इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ कि मोदी जी के ऊपर की बात को, और ये राहुल गांधी, मेरे को आश्चर्य लगता है जब मैं ये सुनता हूँ वोट चोरी। पहले तो उनके अंदर आप देख रहे हैं कि संस्कार की इतनी ज़्यादा कमी है, इसीलिए शहजादे हैं। उन्होंने कभी भारत की संस्कृति को समझा नहीं है, विदेश में पढ़ाई किए हैं, विदेशी मानसिकता है, इसलिए वो भारत के संस्कार को नहीं समझते। जो हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसमें भारत के 140 करोड़ जनता ने जिसको चुना है, उसके ऊपर ऐसे अनादर वाले बात करते हैं। आपका विरोध हो सकता है लेकिन सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। आपका जो बातचीत है संस्कारी होना चाहिए। राहुल गांधी जी की भाषा शैली बिल्कुल ही गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। जहाँ तक बात वो वोट चोरी कर रहे हैं, राहुल जी को कभी बूथ का काम सीखना चाहिए। मैं बूथ का कार्यकर्ता रहा हूँ। बूथ में जब हम लोग कार्य करते हैं तो वो जो जिस चीज़ को वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता रहे थे, सामान्य रूप से ये बूथ में होते रहता है। कई बार नाम डबल आ जाते हैं, हमारे जो जिनकी निधन हो जाती है उसकी प्रॉपर सूचना नहीं होती, सालों तक जो मृत व्यक्ति है उसका नाम वोटर लिस्ट में दिखते रहता है। ये सब चीज़ बूथ के सामान्य घटनाएं हैं जिसके लिए हमको अधिकार दिया गया है बीएलए को
कि बूथ लेवल जो एजेंट होता है, जो हर पार्टी का होता है, कहाँ हर राष्ट्रीय पार्टी का होता है, वो जाके सूचना करता है फार्म 6 के माध्यम से, फार्म 7 के माध्यम से, फार्म 8 के माध्यम से, और उसको जो सरकारी बीएलओ है उसको सुधारता है। ये ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस वाला वो जो विषय ले आए हैं कि यहाँ पे 4 नाम आ गए, यहाँ 2 नाम आ गए, सामान्य बात है। जो बूथ का कार्यकर्ता है वो जानता है, इसलिए वो जो एज ए बूथ कार्यकर्ता, मुझे तो उनकी बातों पे हंसी आती है, और जनता इस बात को जान रही है, समझ रही है। राहुल गांधी जी को जनता के मुख्य मुद्दे हैं, उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको हंगामा करना है, देश की राजनीति में अराजकता फैलाना उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य यह है कि जनता के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिन पर जनता विश्वास करती है, जो हमारे कोर्ट है, हमारा चुनाव आयोग है, हमारे जो जांच एजेंसी है, उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा दो, उनके क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दो, ताकि इस देश में एक विद्रोह का वातावरण बने। वो विदेशी ताकतों के हाथों में जो एक अमेरिका का जो एक वो सिस्टम है जो डिस्टर्ब करता है भारत को, उनके हाथों में वो खेल रहे हैं। मैं अपने अकल से तो इतना ही समझता हूँ कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तरीके से वो मोदी जी को 3 बार हरा नहीं पाए, 50 चुनाव पूरे देश भर में उनके नेतृत्व में हार चुके हैं। उनके अंदर का ये कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, जो उनको ऐसी बात बोलने के लिए मजबूर कर रही है। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि उनको सद्बुद्धि दे और वो सही रास्तों में जाकर विपक्ष के नेता के दायित्व का निर्वहन करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आशु भाई, आप काफी लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं, राजनीति में किसको अपना आइडियल मानते हैं? देखिए, हम सब जिस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, उसमें मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है, एक ही विचारधारा है हमारा, कि हर कार्य में भारत माता की जय, यह हमारा मूल मंत्र है। और भारत माता की जय करने वाले जो हमारे असंख्य नेता हैं, असंख्य नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्राण प्रण और पसीने से सींचा है, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, सम्मानीय प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, इनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का एक खून का कतरा ना बहाया और उन्होंने हमको छत्तीसगढ़ राज्य दे दिया। आज हम सब जो भी विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हमको मिला है, ये अटल जी के छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना जो उन्होंने हमको दिया, अपना वादा निभाया, तो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। साथ ही साथ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को एक अलग अंदाज में एक अपना संकल्पना लेके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके 16-16 घंटे 24 घंटे में जो काम करता है, ऐसा महामानव देश को मिला है। और आज देश में एक परिवर्तन की स्थिति बन रही है और भारत एक विश्व के मानचित्र में सशक्तता और सुदृढ़ होकर उभर रहा है। भारत की शक्ति आकाश से लेकर पाताल तक हर जगह, समुद्र से लेकर हर जगह दिख रही है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदर्श हैं और हम सब उन्हीं की नीतियों में, उन्हीं को अपने मानस पटल पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम विचारधारा। विधानसभा क्षेत्र में 3 बार के विधायक, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, अभी वर्तमान में विधायक हैं, राजेश मूणत जी, कैसा है आपका संबंध उनके साथ? हमारे नेता हैं, वर्तमान में हमारे विधायक हैं और राजनीति में बूथ अध्यक्ष से लेके जो मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक कार्य हमने उनके नेतृत्व में किया है। और आज जो पश्चिम विधानसभा में जो विकास की सारी इमारतें दिख रही हैं, जो इबारत लिखी गई है, माननीय राजेश मूणत जी की कल्पना है। उनके साथ कार्य करके हम सब विकासवादी सोच वाले हैं और उनके नेतृत्व में संगठन के सारे एस्पेक्ट पे उनकी पैनी नज़र रहती है। तो हम सब उनके साथ संगठन का काम भी सीखे हैं और शानदार तरीके से हम काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग कहते हैं, रायपुर में काफ़ी चर्चा था पिछले विधानसभा चुनाव में, आशु चंद्रवंशी भी विधायक पद के दावेदारी कर रहे थे, जिसके चलते राजेश मूणत जी के साथ अनबन आपकी हुई है। और लोगों में चर्चा ये है, इसी कारण आपको MIC नहीं बनाया गया, क्योंकि उनकी खास समर्थक मीनल चौबे जी मेयर बनी है। इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा बताएं। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमको आदेश देती है, वो काम हमको करना पड़ता है। पार्षद का चुनाव लड़ने का पार्टी का आदेश हुआ, मैं पार्षद का चुनाव लड़ा। शायद आपको विदित है कि नहीं, मेरे घर में उस समय मेरे पिताजी का आकस्मिक उसी दौरान निधन हो गया था और मैं स्वयं ज़्यादा 10 दिन तो मैं प्रचार में ही नहीं निकला और चुनाव बिल्कुल नज़दीक था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, विधायक पद की दावेदारी, आपकी विधायक प्रत्याशी के रूप में आपने अपनी दावेदारी मजबूती से रखा था और एक सभा में भी हमने विधायक महोदय के द्वारा आपको फटकारते हुए सुना गया था।
इसमें नहीं, कितनी सच्चाई है, थोड़ा बताएं। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये जो विधायक हो, चाहे पार्षद हो, सांसद हो, कोई भी है, वो संगठन के द्वारा नाम जाता है और उसके द्वारा ही प्रत्याशियों का चयन होता है। मेरे तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल दावेदारी नहीं की गई थी। क्षेत्र के वासियों के लिए क्या संदेश है? आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निश्चित तौर पर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग की सेवा के लिए तत्पर है। अपना विश्वास आप सब बनाए रखें और हम सब मिलकर इस माँ भारती की, इस छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में अग्रसर रहेंगे। मैं आप सबके सेवा में सदैव हाजिर रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेश मूणत जी आपके आइडियल नहीं है क्या? देखिए, आदर्श और आइडियल जिस लेवल की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे जो जिन्होंने प्राण-प्रण से लिखाया है, उनकी बात हमारे ज़हन में रहेगी ना। हम सब उनकी रोज़ पूजा करते हैं, उनका फ़ोटो लगाते हैं, उनके साथ दीप प्रज्वलन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो राजेश मूणत जी हमारे नेता हैं, हम सब उनके साथ काम करते हैं। अब पार्टी जैसे-जैसे जिनको हमारे साथ जोड़ती है, चाहे जिला अध्यक्ष जी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो, हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। ये थे आशु चंद्रवंशी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के युवा पार्षद हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, रायपुर शहर में नामी पहचाना इनका नाम है। आप देखते रहें न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।